एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स को एफएनओ में काउंट करने के लिए कुछ उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर वो उसके हिसाब से सही है, एलिजिबल है, तो ही हम उसको एफएनओ में काउंट करते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया इंश्योर दैट स्टॉक इज लार्ज इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो लार्ज मार्केट कैप में होना चाहिए। टर्नओवर एंड हैज स्पेसिफिक लिक्विडिटी इन द अंडरलाइंग एसेट, कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर में वो ज़्यादा होना चाहिए और उसके पास स्पेसिफिक लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी है तो ही हम उसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, द स्टॉक शैल बी चूजन फ्रॉम अमंगस्ट द टॉप 500 स्टॉक इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन। डेली का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका एवरेज और एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यूम, उसकी कितनी एवरेज ट्रेडेड वैल्यूम है पिछले 6 महीने में, और ये रोलिंग बेसिस पे रहेगा कि आज से पिछले 6 महीने तक का। ओके, तो इसको इस क्राइटेरिया को अगर कोई स्टॉक फुलफिल करता है तो हम उसको डेरिवेटिव सेगमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। द स्टॉक मीडियंस क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज ओवर द लास्ट 6 मंथ ऑन एन रोलिंग बेसिस शुड नॉट बी लेस देन द 25 लाख। अभी देखो, जो इसका मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर होता है ना, उसका साइज पिछले लास्ट 6 मंथ में 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर 25 लाख से कम है उसका MQSOS तो भी वो काउंट नहीं होगा, अदरवाइज उसको हम एफएनओ में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी देखो ये भी होती है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL इन द स्टॉक शैल नॉट बी लेस देन 500 करोड़ ऑन ए रोलिंग बेसिस। डेली में उसकी MWPL है किसी भी स्टॉक्स की, वो 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू इन द कैश मार्केट इज नॉट लेस देन 100 करोड़ 10 करोड़, तो 10 CR से ज़्यादा उसकी डेली एवरेज डिलीवरी वैल्यू होनी चाहिए। और ये सभी जो चीज़ होती है रोलिंग बेसिस पे रहती हैं, जैसे आज से पिछले 6 मंथ तक का काउंट होगा और एक दिन आगे जाएंगे तो उससे पिछले 6 मंथ का काउंट होगा, और ये रोलिंग बेसिस पे चलता रहेगा 6 महीने के लिए। अभी देखो, इंडिसेस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि उसको एफएनओ में काउंट किया जा सके, उसको एफएनओ के लिए ट्रेड किया जा सके। Exchange may consider introducing derivative market on an index if weightage of constituent stock of the index which are individually eligible for derivative trading is 80%। कोई भी इंडेक्स है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का 80% डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एलिजिबल होना चाहिए इंडिविजुअली। अभी मान के तो जैसे 20% अभी बच गया, इस 20% वो इंडिविजुअली एलिजिबल नहीं है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, तो उसका जो वेटेज हो 5% से ज़्यादा इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। ओके, इफ द इंडेक्स फॉल्स टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 3 consecutive months देन नो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इश्यूड ऑन द इंडेक्स। अभी इंडेक्स फेल कर रहा है, जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पिछले 3 महीने से उसमें फेल हो रहा है, तो क्या होगा, कोई भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स के लिए इश्यू नहीं होगा। जबकि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको एक्सपायरी तक ट्रेड करने के लिए परमिशन मिलती है, उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। न्यू स्ट्राइक में आल्सो भी इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। नए कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएंगे पर जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट है उनमें कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम नई स्ट्राइक को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, आगे समझते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट, कोई भी ट्रेडिंग करता है तो इसमें आपको पता होगा एक पूरा मैकेनिज्म होता है इसके पीछे, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करने पड़ता है, जैसे कुछ ब्रोकर को पे करना होता है, कुछ सेबी को पे करना होता है, कुछ एक्सचेंजेस को पे करना होता है। तो इन सभी को मिलाकर क्या एक कॉस्ट निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट। ए पार्टिसिपेंट इन द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट इनक्योर डिफरेंट ट्रेडिंग कॉस्ट which can be broadly classified into user charges, statutory charges and impact cost। इन तीनों में हमने डिवाइड किया है कि यूजर चार्जेस क्या होते हैं। यूजर चार्जेस जैसे ब्रोकरेज हो गया, ये ब्रोकर के द्वारा चार्ज किया जाता है जब भी कोई क्लाइंट अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। ब्रोकरेज इज यूजुअली लोअर फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, जबकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे लिख तो दिया है
रेट्स फॉर ब्रोकरेज डिफर वाइडली अकॉर्डिंग टू द एडिशनल सर्विस ऑफर्ड बाय द ब्रोकर। ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेट ब्रोकरेज का रहेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं स्टेटूटरी चार्ज। स्टेटूटरी चार्ज जैसे इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जैसे एसटीटी जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है सीडीएसएल और एनएसडीएल के थ्रू, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जो भी सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को हम एसटीटी बोलते हैं। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी भी हमें पे करना होता है ब्रोकरेज का। स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, और सेवी टर्नओवर फीस, ये चारों स्टेटरी चार्जेस के अंदर काउंट होते हैं और ये किसी भी क्लाइंट को पे करने होते हैं। उसके बाद क्या आता है इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, जब भी लिक्विडिटी कम होती है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। जो भी हमने ऑर्डर एग्जीक्यूशन, जैसे हम चाहते हैं 5 रुपये पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो, पर वहाँ पे है ही नहीं सेलर, वहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट इज ए मेजर ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड में जो भी गैप होता है उसी हिसाब से हमें इम्पैक्ट कॉस्ट देखने को मिलती है। लार्जर द बिड आस्क स्प्रेड लार्जर वुड बी द इम्पैक्ट कॉस्ट। जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होगी बिड आस्क स्प्रेड बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है बिड आस्क स्प्रेड कम हो जाएगा और हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट घट जाएगा। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है एक टेबल में कि किस टाइप से चार्जेस लिए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमें मिलते हैं देखने को। तो सबसे पहले ब्रोकरेज इसने बोल दिया कि 0.03% ब्रोकरेज लगेगा। अभी मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है 8,75,000, तो इसका 0.03 ब्रोकरेज हो गया। एसटीटी चार्ज हो गया 0.0125%, ये 109 रुपये। एक्सचेंज फीस भी ले लिया 0.002%। ऊपर से जितने भी ये तीनों हमें ब्रोकरेज हो गया, एसटीटी हो गया और एक्सचेंज फीस हो गया, इसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ता है, तो ये जीएसटी हो जाएगा 70 रुपये। उसके बाद सेबी टर्नओवर फीस लगता है, तो ये लेता है 10 रुपये पर 1 करोड़, तो ये हो जाएगा 88 पैसे का। टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट कितनी आई हमें 460 रुपये 33 पैसे, ये हमारी टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट हो गई। इस टाइप से हम, और ट्रेडिंग कॉस्ट का जो पूरा डिटेल्ड हमें कहाँ मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमें मिल जाता है।